हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पीके डिजिटल क्लासेस पर। आज हम शुरू कर रहे हैं बीएससी प्रथम वर्ष के जंतु विज्ञान जूलॉजी इनवर्टेब्रेट्स। अगर आप एमसीबीयू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम कवर करेंगे इकाई 1 जंतु वर्गीकरण, नामकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय कोड। तो यह क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर में जो लोग जूलॉजी लिए हुए हैं उनका जो प्रथम प्रश्न पत्र है जंतु विज्ञान का, उसकी फर्स्ट यूनिट आज अपन पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। इकाई 1 में हमें 4 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करनी है। जंतुओं के वर्गीकरण के सिद्धांत पर, द्विनामकरण पद्धति पर, अंतर्राष्ट्रीय जंतु नामकरण संहिता पर और वर्गीकरण का महत्व। जैसे जंतुओं का वर्गीकरण सिद्धांत पर, आखिर जंतुओं को समूह में क्यों और कैसे बांटा जाता है, ये वर्गीकरण हो गया है। द्विनाम पद्धति, जैसे जीवों को वैज्ञानिक नाम देने का सही तरीका क्या है, ये भी पढ़ेंगे आज। और पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय जंतु नामकरण संहिता ICZN, यह संस्था क्या काम करती है, इसके क्या नियम हैं। फिर लास्ट में पढ़ेंगे वर्गीकरण का महत्व, विज्ञान के क्षेत्र में वर्गीकरण क्यों जरूरी है। तो आपकी आ गई है इकाई फर्स्ट। इकाई फर्स्ट अध्याय 1 प्राणी वर्गीकरण, नामकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय संहिता, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड। इसमें पढ़ेंगे अपन परिचय, उद्देश्य, वर्गीकरण का उद्देश्य, फिर वर्गीकरण एवं नामकरण, ये सब पढ़ेंगे यहाँ से संरचना में। ठीक है, ये वर्गीकरण क्या उद्देश्य है, वर्ग की पदानुक्रम पढ़ेंगे, प्राणी नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। ठीक है, तो परिचय से स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के कितने ही छोटे बड़े जंतुओं को देखते हैं कि बहुत से छोटे छोटे हैं, कुछ बड़े बड़े हैं, कुछ समुद्र में रहते हैं, कुछ पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है, और कुछ पेड़ों पर रहते हैं, जल थल वायु, कुछ प्राणी वायु में रहते हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे जीवों को देखते हैं और जंतु जगत हमारे इस ज्ञान से कहीं अधिक विशाल है। ब्रह्मांड के तीनों भागों जल, थल और वायु में विभिन्न प्रकार के असंख्य प्राणी पाए जाते हैं जिनके बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं है। इनके अतिरिक्त अनेक ऐसे जंतु भी हैं जो पहले थे परंतु अब नहीं हैं, अर्थात विलुप्त हो गए हैं। जैसे पहले कुछ जंतु थे जैसे डायनासोर, तो डायनासोर अब एक्सटेंट हो गए हैं, अब नहीं हैं। पृथ्वी पर बहुत साल पहले पाए जाते थे, तो अब वो नष्ट हो गए हैं। वैज्ञानिक अब तक लगभग 10 लाख से अधिक जंतुओं की विविध किस्मों का पता लगा चुके हैं। फिर भी जंतु जगत की विशालता, विविधता और एवं जटिलता को देखते हुए यह संख्या अपर्याप्त है। अतः इनके विषय में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करना शेष है। इस विस्तृत जंतु जगत का अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि जंतुओं को एक निश्चित क्रम में रखा जाए। यदि अपन लोगों को जंतु जगत का अध्ययन करना है तो उनको एक क्रम में रखना पड़ेगा। इसीलिए अपन आज वर्गीकरण पढ़ेंगे। जंतुओं के आवास, स्वभाव, संरचना, व्यवहार एवं जीवन पद्धति में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। अतः उनके अध्ययन के लिए उनकी जातियों के नामकरण एवं अभिलेख का क्रमबद्ध होना आवश्यक हो जाता है। अतः वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपने अपने ढंग से जंतुओं को उनके लक्षणों की समानताओं और असमानताओं तथा भौगोलिक विविधता के आधार पर छोटे बड़े समूह में बांटा है, ताकि जंतु वैज्ञानिक अधिक से अधिक जंतुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करा सकें। ठीक है बच्चों, तो
जंतु जगत का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? वर्गीकरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस ब्रह्मांड में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जंतु पाए जाते हैं। कोई जल में रहता है, कोई थल में रहता है, कोई वायु में रहता है। ठीक है, तो जंतु के आवास, स्वभाव, संरचना, व्यवहार के में बहुत ही विविधता है। तो इसी के अनुसार अपन लोगों को जंतुओं को बांटना पड़ता है ताकि पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। अब आगे पढ़ते हैं। ये जो नोट्स हैं ये MCBU यूनिवर्सिटी के यूनिट फर्स्ट जूलॉजी के हैं और जो भी बच्चे BSc फर्स्ट ईयर में हों वो इनको अच्छे से पढ़ाई करें तो उनके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। इस प्रकार विभिन्न प्राणियों को उनके लक्षणों की समानताओं अथवा असमानता के आधार पर छोटे बड़े समूह में बांटा जाना वर्गीकरण कहलाता है। देखो वर्गीकरण क्या कहलाता है। जंतु होते हैं उनकी लक्षणों के आधार पर उनकी क्या क्या समानता है, क्या क्या असमानता है, तो उनके समूह बना दिए जाते हैं। इसी को अपन क्लासिफिकेशन कहते हैं। वर्ग की नेक्स्ट है वर्ग की जंतु जगत की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जंतुओं एनिमल्स को समानताओं एवं विभिन्नताओं डिफरेंस के आधार पर समूहबद्ध कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया कि जो कोई जंतु है तो जंतु जगत है तो उसमें जो समानताएं होंगी, जो असमानता हों, उसी के अनुसार अपन जंतुओं को बांट देंगे। यही वर्ग की कहलाती है। इस वर्ग को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सोनॉमी। जंतुओं के वर्गीकरण एवं उनके सिद्धांतों का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा वर्गीकी के अंतर्गत किया जाता है। अब देखो वर्गीकी का उद्देश्य क्या है। वर्गीकी का उद्देश्य क्या है? इस अध्याय के अध्ययन करने के पश्चात आप निम्न उद्देश्य प्राप्त कर सकेंगे। अपना उद्देश्य क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का? तो इस चैप्टर में अपन को इस पढ़ने को मिलेगा कि वर्गीकरण एवं नामकरण से आप क्या समझते हैं, ये पता चल जाएगा। वर्गीकरण के सिद्धांत को समझना, वर्गीकी तंत्र के प्रकार को समझना, वर्गीकी के महत्व का निरीक्षण करना, ये सब। अब है वर्गीकरण का उद्देश्य। वर्गीकरण का दो उद्देश्य हैं। एक है अध्ययन की सुविधा। यदि अपन वर्गीकरण कर देते हैं तो अपन को पढ़ने में आसानी होती है। और प्राकृतिक संबंधों का बोध। तो प्राकृतिक संबंधों का पता भी चलता है कि कोई जीव जंतु है तो उनके आपस में प्रकृति में एक दूसरे के क्या संबंध हैं, ये वाला। जैसे अध्ययन की सुविधा। संपूर्ण जंतु जगत का अध्ययन आज कठिन ही नहीं बयान असंभव भी है, क्योंकि जंतु जगत की लाखों जातियों का पृथक पृथक अध्ययन करना संभव नहीं है। अपन लोग इतनी जातियां हैं तो उनका अलग अलग अध्ययन तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उनका वर्गीकरण कर देते हैं। जैसे पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सब वर्गीकरण कर देते हैं। फिर उनके अनुसार अपन उनको जीवों को अलग अलग जगत में रख देते हैं। ठीक है, फिर अपन उसकी पढ़ाई करते हैं तो अध्ययन में समझने में अध्ययन की सुविधा हो जाती है। अपन को समझ में आता है कि अपन को किस चीज़ का क्या पढ़ रहे हैं। प्राकृतिक संबंधों का बोध। जैसे वर्गीकरण का दूसरा सबसे उद्देश्य विभिन्न जंतु जातियों के मौलिक प्राकृतिक एवं विकास संबंधों का ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे अपन वर्गीकरण इसलिए भी कहते हैं कि उनके आपस में क्या प्रकृति ने क्या संबंध स्थापित किए हैं जंतुओं के, तो वो भी पता चल जाता है। आगे है वर्गीकी। वर्गीकरण एवं नामकरण। टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। अब अपन पढ़ते हैं इसको यहाँ से। जैसे वर्गीकी में जंतुओं का क्रमबद्ध समूहन एवं नामकरण दोनों पहलू सम्मिलित हैं, अथवा वर्गीकी टैक्सोनॉमी। वर्गीकी को इंग्लिश में टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण का वह विज्ञान है। वर्गीकी क्या है? तो वर्गीकरण करने का वह विज्ञान है जो कि सजीवों, प्राणियों एवं पौधों, एनिमल्स एवं प्लांट्स की विभिन्न जातियों के नामकरण एवं महत्वपूर्ण समानता एवं असमानता के आधार पर उनको निकट संबंधी ग्रुप में व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। जैसे टैक्सोनॉमी। अब देख समझते हैं टैक्सोनॉमी क्या है। जैसे जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जिस प्लांट्स में जो सिमिलैरिटी होंगी और डिससिमिलैरिटी होंगी
उनको अलग अलग प्रकार में उनको वर्गीकरण कर देंगे और उन्हीं के अनुसार अपन उनको प्लांट्स को पढ़ेंगे। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं, कोई वायु में उड़ने वाले होते हैं, कुछ चलने वाले होते हैं, कुछ पृथ्वी पर रहने वाले होते हैं, कुछ पानी में रहने वाले होते हैं, तो ये जानवर हो गए। कुछ प्लांट्स हैं, जैसे कुछ प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स धरती पृथ्वी के थल में उगते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स की अलग अलग वैरायटी होती हैं, जंतुओं की भी अलग अलग वैरायटी होती हैं। इन्हीं को जब अपन एक जगत में रखते हैं, अपन जगत बनाते हैं, संघ बनाते हैं, फाइलम वगैरह बनाते हैं, तो इसी को अपन टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, और उनमें कुछ समानताएं भी होती हैं। जैसे कुछ एनिमल्स हैं, कुछ जैसे घास खाने वाले जानवर होते हैं, तो उन घास खाने वाले जानवर की समानता हो गई कि वो घास खाते हैं। ठीक है, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, तो उनकी समानता हो गई। तो असमानता किस किस में रहेगी? जैसे घास खाने वाले जानवर और मांस खाने जानवर में ये असमानता हो गई। जैसे शेर हो गया और गाय, तो शेर मांस खाता है और गाय घास खाती है, इन दोनों में असमानताएं हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनका अपन वर्गीकरण कहते हैं उनकी समानताओं के आधार पर, असमानताओं के आधार पर। तो इसी को अपन बोलते हैं टैक्सोनॉमी। अब सिम्पसन ने 1961 में प्राणियों के वर्गीकरण की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार की। अब इन्होंने एक परिभाषा दी है सिम्पसन के अनुसार, क्या है? किसी भी रचित प्राणी वर्गीकरण में प्रमाणित जंतु समूह के प्रत्येक समूह के लिए विशिष्ट नाम का अनुप्रयोग ही प्राणी नामकरण है कहलाता है। इन्होंने बताया है कि किसी भी रचित प्राणी वर्गीकरण में प्रमाणित जंतु समूह के प्रत्येक समूह के लिए विशिष्ट नाम का अनुप्रयोग ही प्राणी वर्गीकरण एनिमल नॉमेनक्लेचर कहलाता है। उन्होंने वर्गीकरण की व्याख्या इस प्रकार की है, जैसे जंतुओं को उनके पारस्परिक संबंधों, लक्षणों, समानताओं अथवा असमानताओं जंतुओं को उनके पारस्परिक संबंधों, लक्षणों की समानता अथवा असमानता तथा दोनों द्वारा स्थापित संगठनों के आधार पर छोटे बड़े समूह में क्रमबद्ध करना ही प्राणी वर्गीकरण कहलाता है, एनिमल क्लासिफिकेशन है। जैसे कोई जंतु है, तो जो जंतु हैं वो साथ साथ रहते हैं, उनके पास में संबंध क्या हैं, उनमें क्या लक्षणों की समानता है, उनमें लक्षणों की क्या असमानता है। ठीक है, दोनों के द्वारा स्थापित संगठनों के आधार पर छोटे बड़े समूह में और उनके समूह बना देते हैं, अलग अलग समूह बना देते हैं एनिमल का, तो उसी को एनिमल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अपन बिना क्लासिफिकेशन की यदि पढ़ाई करेंगे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे कि कौन जंतु है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, पता ही नहीं चलेगा कुछ। बहुत सारे जंतु पाए जाते हैं इस ब्रह्मांड में, तो वर्गीकरण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उनकी समानता और असमानता के आधार पर। अब पढ़ते हैं वर्गीकरण की पद्धतियाँ। तो वर्गीकरण की पद्धतियाँ, दो पद्धतियाँ होती हैं, एक होता है कृत्रिम वर्गीकरण, दूसरा होता है प्राकृतिक वर्गीकरण। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं वर्गीकरण पद्धतियाँ, कृत्रिम वर्गीकरण और प्राकृतिक वर्गीकरण। कृत्रिम वर्गीकरण पढ़ते हैं पहले। कृत्रिम वर्गीकरण क्या होता है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। जो कृत्रिम वर्गीकरण वो भी होता है जो आर्टिफिशियल है। इस प्रकार का वर्गीकरण जंतुओं के बाह्य लक्षणों, एक्सटर्नल फीचर, जंतुओं के बाह्य लक्षण क्या हैं, जैसे रंग, रूप, आवास, कौन से रंग का है, कहाँ रहता है, पे आधारित होते हैं। ऐसा वर्गीकरण कृत्रिम वर्गीकरण कहता है। जैसे जल में रहने वाले जंतुओं को जलीय, जो जल में रहते हैं जंतु उनको जलीय एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं, तथा थल में रहने वाले जंतुओं को थलीय टेरेस्ट्रियल कहते हैं। इसी प्रकार वनस्पति तथा मांस व दोनों प्रकार की वस्तुओं खाने वाले जंतु कृत्रिम शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी बोलते हैं। जो जंतु साग सब्जी खाते हैं जैसे गाय, तो हर्बीवोरस कहलाता है। मांसाहारी जो सिर्फ मांस खाते हैं जैसे कि शेर, ठीक है, तो वो कार्निवोरस कहलाता है। तीसरा है सर्वाहारी, ओमनिवोरस कहते हैं, जैसे अपन लोग, मानव, इंसान मांस मछली भी खाता है, साग सब्जी भी खाता है, मांस भी खाता है और साग सब्जी भी खाता है, इसलिए उसको बोलते हैं ओमनिवोरस, जो दोनों चीज़ें खाता हो। इसी प्रकार का वर्गीकरण अरिस्टो तथा जॉन रे ने भी किया है। अब जॉन रे और अरिस्टो ने भी किया है।
तो जॉन रे ने किया कब? 1627। ये कुछ याद कर लेना, इनकी जो डेट हैं वो याद कर लेना, क्योंकि जब अपन पढ़ाई लिखाई करेंगे एग्ज़ाम में तो उनकी डेट लिखना पड़ेगी। जैसे जॉन रे ने 1627 और 1705 में जाति को एक अनेक से उत्पन्न संतानों के समूह दर्शाया तथा विभिन्न जातियों का प्राकृतिक संरचनात्मक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण किया और निकट संबंधी जातियों के समूह को वंश जीनस शब्द से संबोधित किया। अब जैसे जॉन रे ने क्या बताया? जॉन रे ने बताया कि एक ही पेरेंट्स से उत्पन्न संतानों का समूह, जो एक पेरेंट्स जिन के एक पेरेंट्स हैं उनको उनने एक वंश बना दिया। ठीक है, जैसे कि जाति के एक जनक पेरेंट्स से उत्पन्न संतानों का समुदाय तथा विभिन्न जातियों का प्राकृतिक संरचनात्मक संबंधों के आधार वर्गीकरण किया और उनके निकट संबंधी जातियों के समूह को वंश जीनस सबसे संबोधित किया। सबसे पहले संबोधित किसने किया? जॉन रे ने। ठीक है, कैरोलस लीनियस दूसरे हैं। तो कैरोलस लीनियस ने क्या बताया कि कैरोलस लीनियस प्रारंभिक नाम कॉलबर्न लिने 1707 से 1778 वर्ग की विज्ञान टैक्सोनॉमी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी के जनक के रूप में जाने जाते हैं कैरोलस लीनियस। उनका जो प्रारंभिक नाम था वो था कार्ल वॉन लिने और जो कब थे? 1707 से 1778। इन्होंने 1735 में सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक प्रकाशित की। अब कैरोलस लीनियस ने को वर्गीय विज्ञान का जनक बोलते हैं और इन्होंने एक बुक बनाई, उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी बुक प्रकाशित की। और उस समय तक ज्ञात हजारों जीव जातियों के दी नामों बायोनोमियल नोमेनक्लेचर तथा उनके वर्गीकरण की विधि का वर्गीकरण किया था। कैरोलस लीनियस जो थे, इनका प्रारंभिक नाम था कार्ल वॉन लिने 1707 से 1778 इनका टाइम है। और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। इनको वर्गीय विज्ञान का जनक जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने द्विनाम पद्धति को अपनाया बायोनोमेनक्लेचर तथा उनके वर्गीकरण की विधि का वर्गीकरण किया था। अपनी पुस्तक के 10वें संस्करण 1798 वर्गीकरण की विधि को वर्तमान में स्थापित प्रणाली का आधार बताया गया है। कार्ल वॉन लिने ने प्राणी जगत एनिमल किंगडम को 6 वर्गों में विभाजित किया। देखो इन्होंने 6 वर्गों में विभाजित किया। कौन सा? वर्ग चतुष्पद टेट्रापोडा। टेट्रापोडा वो होते हैं जिनके 4 पैर होते हैं। अब जिसके 4 पैर होंगे तो वर्ग चतुष्पद में आएगा। ठीक है, पक्षी बर्ड्स एबीज, सरीसृप रेप्टाइल्स रेंगने वाले, बर्ड्स उड़ने वाले, मत्स्य मछली वर्ग, कीट इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, कृमि वोर्म्स ये भी कीड़े मकोड़े टाइप के होते हैं, कीट हो गए, टेट्रापोडा और 4 पैर वाले, पक्षी एबीज हो गए। ठीक है, तो कार्ल वॉन लिने ने प्राणी जगत एनिमल किंगडम को 6 वर्गों में विभाजित किया है। उनके नाम क्या क्या हैं याद कर लेना है। टेट्रापोडा 4 पैर वाले, पक्षी एबीज, बर्ड, सरीसृप, मत्स्य, कीट और कृमि, ये सब 6। अब नेक्स्ट है प्राकृतिक वर्गीकरण। क्या है बच्चों? प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण नेचुरल क्लासिफिकेशन। इस प्रकार का वर्गीकरण जीव विकास के सिद्धांत पर आधारित है कि जीवों का विकास किस प्रकार हुआ है। प्रकृति जहाँ पर आ जाए वो प्रकृति से संबंधित होता है और प्रकृति अपना वर्गीकरण खुद से करके रखती है। जैसे संरचनात्मक, क्रियात्मक, भ्रूणीय तथा आनुवांशिक संबंध। अब जो प्राकृतिक वर्गीकरण हैं
उसमें है कि उनकी संरचना, उन जीवों की संरचना क्या है, क्रियात्मक वो कैसे क्रिया कहते हैं, कैसे भ्रूणीय कैसे भ्रूण से जन्म लेते हैं, तथा आनुवंशिक संबंध, उन जीवों में आनुवंशिक संबंध कैसा है। तो इंग्लिश में थोड़ा बता दें, स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल और जेनेटिक रिलेशनशिप, इसी के आधार पर प्राकृतिक वर्गीकरण किया जाता है। प्राकृतिक वर्गीकरण के अनुसार जंतुओं को ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः बड़े व छोटे समूह में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। अब देखो जंतुओं को बांटा किस में गया है, संघ, फाइलम, वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश तथा जाति, और जाति सबसे छोटी इकाई है वर्गीकरण की। जंतुओं के प्राकृतिक वर्गीकरण का प्रतिपादन वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस 1760 से 1778 ने किया। इस वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है, जिसके सभी जंतु सबसे अधिक समान होते हैं। वर्ष 1884 एवं 1887 में अर्नेस्ट हेनरिच हीकल एवं ई लैंकेस्टर ने आधुनिकरण प्राणी वर्गीकरण के प्रमुख सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत की और आधुनिक प्राणी वर्गीकरण के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है, अब सिंपल शब्दों में समझते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण क्या होता है। प्राकृतिक वर्गीकरण वो होता है जो प्रकृति ने दिया है, जैसे प्रकृति ने जो जीव जंतु हैं उनको किस संरचनाएं बनाया है, उनका क्या क्रियात्मक प्रोसीजर है, कैसे भ्रूण से वो जन्म लेते हैं, उनमें आनुवंशिक संबंध क्या है। ठीक है, अब इनको कुछ समूह में बांटा गया है, जैसे संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। सबसे छोटी जो इकाई होती है वो जाति होती है वर्गीकरण की। ठीक है, जंतुओं का वर्गीकरण किसने किया, कैरोलस लिनियस ने किया। कब किया, 1760 से 1778 में। और इस वर्गीकरण की सबसे छोटी जाति कौन सी होती है, स्पीशीज। अब दो वैज्ञानिक और हैं, एक है अर्नेस्ट हेकेल और ई लैंकेस्टर। इन्होंने भी आधुनिकरण प्राणी वर्गीकरण के प्रमुख सिद्धांत रूपरेखा प्रस्तुत की और आधुनिक प्राणी वर्गीकरण विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने भी अच्छा कार्य किया। ठीक है, तो अपन लोगों ने अभी पढ़ा जो मेन है कि वर्गीकरण की पद्धतियाँ। वर्गीकरण पद्धतियाँ दो हैं, एक कृत्रिम एक प्राकृतिक। कृत्रिम में पढ़ा कि जो जीव जंतु होते हैं कुछ एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस होते हैं। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस ने इनमें थोड़ा बताया कि इन्होंने दो इनाम पद्धति का बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। ठीक है, और इन्होंने एक सिस्टेमा नर्चरी नामक पुस्तक प्रकाशित की कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, और कार्ल वॉन लिने ने 6 वर्गों में विभाजित किया एनिमल किंगडम को। चतुष्पाद, टेट्रापोडा, 4 पैर वाले पक्षी, एवीज, बैट, सरीसृप, रेप्टाइल्स, मत्स्य, स्पाइसेस, कीट, ये सब हो गया कृत्रिम का। प्राकृतिक में कि जीवों की संरचना क्या है, कैसे क्रियात्मक, फिजियोलॉजिकल कैसे हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल कैसे हैं, आनुवंशिक संबंध क्या है, मतलब संरचनात्मक, क्रियात्मक, भ्रूणीय, आनुवंशिक संबंध कैसे हैं। ठीक है, इनके कुछ समूह बनाए गए हैं, जैसे संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। तो कैरोलस लिनियस ने ये सब डिवाइड किया हुआ है, और सबसे छोटी जो इकाई है वो होती है स्पीशीज, मतलब जाति। इनमें दो वैज्ञानिक और हैं, अर्नेस्ट हेनरिच हेकेल और ई लैंकेस्टर। इन्होंने भी प्राणी वर्गीकरण के बारे में सिद्धांत बताए हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं वर्ग की पदानुक्रम, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। देखो बच्चों, ये सब जो अपन पढ़ रहे हैं ये MCBU यूनिवर्सिटी जूलॉजी मेजर जिसका सब्जेक्ट है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और ये हम डिटेल में इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग एग्ज़ाम में लिख सको। ठीक है, फिर इसके कभी कभी हम क्वेश्चन भी लेके आएंगे। आप हमारे चैनल PK डिजिटल क्लासेस से जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों को बताइए, जो भी MCBU यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं उनको ही बताइए। हम आपको पूरा फर्स्ट सेम से लेके लास्ट सेम तक इसी तरह वीडियो उपलब्ध कराएंगे, पेपर बताएंगे, पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ
आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह पढ़ाई करते रहें और अच्छी परसेंटेज बनाएं, क्योंकि आजकल परसेंटेज का बहुत अधिक महत्व हो गया है। ठीक है, खासकर एमपी में, और एमपी की यूनिवर्सिटी है। वर्ग की पदानुक्रम, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न समूहों को संवर्ग, कैटेगरीज, कोटि, रैंक्स, टैक्सास कहते हैं। अब वर्गीकरण किया अपन ने प्लांट्स का, एनिमल्स का, तो उसको अपन ने किस संवर्ग में रखा, किस कोटि में रखा, किस टैक्सास में रखा, ये सब कुछ वर्ड्स हैं प्रयोग किए जाने वाले, जैसे कैटेगरीज, रैंक्स या टैक्सास। ठीक है। जाति, स्पीसीज। जाति क्या होता है? ऐसे निकट संबंधी एवं संकरण हाइब्रिड प्राणियों का समूह है जिनके प्रायः सभी लक्षण समान होते हैं। जाति क्या होता है? जाति वो होता है जिनके सभी लक्षण समान होते हैं, चाहे वो हाइब्रिड में भी हो और नॉर्मल भी हो, तो इन सभी के लक्षण समान होते हैं, इसी को अपन जाति बोलते हैं। वंश क्या होता है? वंश ऐसी जंतु जातियों का समूह होता है जिनमें पूर्वजीय संबंध, आकार की एवं कार्य की लक्षणों में समानता होती है। अब वंश क्या होता है? वंश वो होता है, जंतु जाति समूह वो होता है जिनमें पूर्व, बहुत पहले से कुछ संबंध है, उनके आकार की में, कार्य की में, लक्षण में, आकार की और कार्य की लक्षण में समानता होती है। ठीक है, तो वो वंश होते हैं। और कई वंश मिलकर कुलों, फैमिलीज का निर्माण करते हैं। ऐसे कई कुल मिलकर गण बनाते हैं, कई गण मिलकर वर्ग बनाते हैं और कई वर्ग मिलकर संघ बनाते हैं, और सभी संघ मिलकर जंतु जगत, एनिमल किंगडम बनाते हैं। जंतु जातियों की संख्या का ज्ञान बढ़ाने के कारण इन समूह को पुनः सब, अधि तथा इन्फ्रा समूह बांटा गया है। इन समूह को बांटा गया है सब, उप, अधि, अतः समूह में बांटा गया है। तो जैसे मान के चलो अभी ये है, सबसे जो छोटा होता है जंतु जगत का, वो होता है जो सबसे पहले यहाँ से पढ़ते हैं, जैसे कई जाति बनती हैं, जाति से वंश बनता है, वंश से कुल बनते हैं, कुल से गण बनता है, गण से वर्ग बनता है, वर्ग से बनता है संघ, और सभी संघ मिलकर जंतु जगत बनाते हैं, एनिमल किंगडम बुलाते हैं। अब यहाँ ये दिया गया है, ये सबसे छोटा जाति होता है, जाति, फिर जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, ऐसे होता है। सबसे छोटी जाति होती है, जाति से बहुत सारी जातियाँ मिलकर वंश बनाती हैं, बहुत सारे वंश मिलकर कुल बनाते हैं, बहुत सारे कुल मिलकर गण बनाते हैं, बहुत सारे गण मिलकर वर्ग बनाते हैं, वर्ग मिलकर संघ बनाते हैं, संघ बहुत सारे संघ मिलकर एक जगत बनाते हैं। ये हो गया किंगडम। और किंगडम कौन कौन है? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, जंतु जगत और वो पादप जगत। ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण। अब आधुनिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या होता है? आधुनिक वैज्ञानिक जंतुओं का जीव रसायनी, बायोकेमिकल लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके अनुसार एक ही जाति के सभी सदस्यों के आनुवंशिक लक्षण समान होते हैं, क्योंकि आनुवंशिक लक्षणों के वाहक जीन्स डीएनए के बने होते हैं। ठीक है। एक्चुअली में क्या है, जो डीएनए होता है वो कभी चेंज तो होता नहीं इतनी जल्दी, तो जो उनके लक्षण हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है। तो जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं बायोकेमिकल लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके अनुसार एक ही जाति के सभी सदस्यों के आनुवंशिक लक्षण समान होते हैं। जो एक ही जाति के होंगे ना, उनके आनुवंशिक लक्षण समान होंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो वाहक जीन्स हैं वो डीएनए के बने होते हैं, जो समान होते हैं। डीएनए से आरएनए का अनुलेखन होता है। एक क्वेश्चन बनता है कि डीएनए से आरएनए का अनुलेखन किससे होता है? ये वाला, डीएनए से आरएनए का अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन होता है, और आरएनए शरीर में प्रोटीन संश्लेषण पर नियंत्रण रखता है। आरएनए शरीर में प्रोटीन संश्लेषण पर नियंत्रण रखता है।
अतः एक ही जाति के सभी सदस्यों में प्रोटीन भी लगभग समान ही होना चाहिए। आधुनिक वैज्ञानिक जंतुओं का वर्गीकरण शरीर के विभिन्न प्रोटीनों के आधार पर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आधुनिक वर्गीकरण है वो जीव रसायन बायोकेमिकल लक्षण के आधार पर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो डीएनए है ना, तो जो डीएनए तो बदलता नहीं है और डीएनए क्या होता है, आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है। ठीक है, तो जो एक ही जाति के होंगे उनका डीएनए सेम होगा। ठीक है, तो जो डीएनए से आरएनए का अनुलेखन होता है और आरएनए शरीर में प्रोटीन संश्लेषण पर नियंत्रण रखता है। अतः एक ही जाति के सभी सदस्यों में प्रोटीन भी लगभग समान ही होना चाहिए। जब एक ही जाति के जो लोग हैं तो उनके सभी सदस्यों में प्रोटीन भी सब लगभग समान होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का नियंत्रण कौन करता है, आरएनए, और डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो डीएनए आनुवंशिक लक्षणों के वाहक भी होते हैं। ठीक है, तो आधुनिक वैज्ञानिक जंतु वर्गीकरण शरीर के विभिन्न प्रोटीन के आधार पर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आधुनिक वर्गीकरण की संकल्पना किसने दी है, इसको पढ़ते हैं। आधुनिक वर्गीकरण की संकल्पना डोबझेनहेंस्की 1937 तथा मेयर ने 1942 में प्रस्तुत की। दो वैज्ञानिक हैं, उनका नाम याद करना है, साथ में उनकी जो ईयर है वो याद करना है। डोबझेनहेंस्की 1937 और मेयर 1942। यह संकल्पना वर्तमान में भी वर्गीकृत विज्ञों टैक्सोनॉमिस्ट को मान्य है। इन्होंने जो संकल्पना दी है, तो जो वर्तमान के वर्गीकृत वैज्ञानिक हैं, टैक्सोनॉमिस्ट हैं, उनने भी मान्य किया है कि हाँ, हम आपने जो कहा है हम आपकी बात को मानते हैं। उन्होंने जाति की व्याख्या करते समय आकार की गुणों, मॉर्फोलॉजिकल फीचर के साथ साथ जाति के शरीर क्रियात्मक, फिजियोलॉजिकल, आनुवांशिकी, जेनेटिक, पारिस्थितिकी, इकोलॉजिकल तथा जाति वृत्तीय लक्षणों को भी ध्यान में रखा है। इन्होंने जो जाति की व्याख्या करते समय उनकी आकार की गुणों, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के साथ साथ जाति के शरीर क्रियात्मक, फिजियोलॉजी, आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, पारिस्थितिकी, इकोलॉजिकल तथा जाति वित्तीय लक्षणों को भी ध्यान में रखा। जाति की आधुनिक संकल्पना के आधार पर वर्गीकृत विज्ञों टैक्सोनॉमिस्ट को वर्तमान जातियों के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करने एवं वर्तमान जातियों तथा उनके पूर्वजों के मध्य संबंध स्थापित करने में सफलता मिली है। तो जो आधुनिक वर्गीकृत वैज्ञानिक हैं, इन्होंने जो वर्गीकरण किया है वो किसके आधार पर किया है, आकार की गुणों के शरीर क्रियात्मक, आनुवांशिकी, पारिस्थितिकी, जाति वित्तीय लक्षणों के आधार पर की है, वही मान्य भी है आज। तो आधुनिक विज्ञान ने वर्गीकरण के लिए 20 इकाइयाँ 20 यूनिट्स प्रयुक्त की हैं, जिनमें से प्रमुख इकाइयाँ निम्नलिखित इसको प्रमुख इकाइयाँ इस प्रकार हैं। जैसे जाति, बहुत सारी जाति से वंश, वंश से कुल, कुल से गण, गण से वर्ग, वर्ग से संघ और जगत। इंग्लिश में बताएं थोड़ा, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, ये सब। ठीक है, आप सभी लोगों को इसी तरह पढ़ते जाना है और इसमें लगभग अपन ने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आधा बचा हुआ है, तो आधा और कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थोड़ा लिखते भी जाना जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं जाति। अभी जैसे अपन ने सब वर्गीकरण वगैरह पढ़ लिया, किसने क्या दिया, कौन से वैज्ञानिक ने। अब अपन पढ़ते हैं जाति। जाति क्या होती है, स्पीसीज क्या होती है। अब आ गया है जाति, स्पीसीज। जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। सबसे पहले तो ये है कि जाति जो है वर्गीकरण करने के लिए सबसे छोटी इकाई कौन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे छोटी इकाई है, कैसी इकाई है, सबसे छोटी। अतः इस शब्द की व्याख्या सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न समय पर जाति शब्द को परिभाषित किया है। बहुत से वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अलग अलग शब्द को जाति पेपर पर किया। जॉन रे ने विभिन्न जातियों की पहचान संतानोत्पत्ति, रिप्रोडक्शन के आधार पर ही की है।
वे सभी जंतु जिनकी उत्पत्ति समान जनकों से होती है, वे एक ही जाति सदस्य होते हैं। जैसे मान के लो जैसे कोई जंतु हैं तो उनकी जो उत्पत्ति हुई है, उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो एक ही हैं, तो वे उनको एक ही जाति में रखेंगे। वे सभी जंतु जिनकी उत्पत्ति समान जनकों से होती है, वे एक ही जाति के सदस्य होते हैं। स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनेस ने अपनी पुस्तक, अब जैसे हमने पहले ही बताया था, कैरोलस लिनेस ने एक बुक लिखी है, उसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। मैंने जाति शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया है जो कि केवल संरचना पर आधारित थी। अब उन्होंने जाति को बताया कि जो संरचना पर आधारित थी, जिनके अनुसार जाति जंतुओं का ऐसा समूह है जिनके सदस्य एक दूसरे से काफ़ी समान हों। तो कैरोलस लिनेस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में बताया है कि जाति वो होती है जिसमें जो जंतु होते हैं उनके सदस्य एक दूसरे के काफ़ी समान होते हैं, तो वो जाति होती है। ठीक है। तो जॉन डे ने बताया है कि जिनके मम्मी पापा सेम होते हैं, एक ही होते हैं, वो जाति होती है। ठीक है। इस धारणा की मुख्य आपत्तियां हैं कि इनमें परिमाण, रंग, रूप तथा भार आदि की विविधता, आनुवांशिक विभिन्नता, संबंधित जातियों की सामान्य उत्पत्ति, समय के साथ जातियों परिवर्तन का समावेश नहीं। अब हमने जो धारणा दी है उसमें कुछ आपत्तियां भी हैं, जैसे परिमाण, रंग, रूप, भार आदि की विविधता है, आनुवांशिक विभिन्नता है, संबंधित जातियों की सामान्य उत्पत्ति, समय के साथ जातियों में परिवर्तन का समावेश नहीं, ये सब उनकी आपत्तियां हैं। अब मेयर 1942 के अनुसार मेयर ने क्या बताया है कि प्राकृतिक दशाओं में परस्पर लैंगिक जनन अर्थात अंतराजनन, इंटरब्रीडिंग द्वारा अपने समान जनन क्षमता वाली संतानें उत्पन्न करने वाले जंतु ही एक जाति सदस्य होते हैं। अब मेयर ने बताया है, कब बताया, 1942 में, कि जो जीव जंतु होते हैं वो प्राकृतिक दशाओं में परस्पर लैंगिक जनन कहते हैं अर्थात इंटरब्रीडिंग कहते हैं, और अपने समान जनन क्षमता वाली संतानें उत्पन्न करने वाले जंतु को एक ही जाति के सदस्य होते हैं। जैसे कोई जंतु है तो वो इंटरब्रीडिंग करेगा और अपने ही समान संतानों को उत्पन्न करेगा, तो वो एक ही जाति के सदस्य होंगे। ये मेयर ने बताया है 1942 में। अनेक जंतुओं में से अंत में अब यहाँ पढ़ते हैं। अनेक जंतु में लैंगिक जनन नहीं होता है। कुछ में एक ही जाति के सदस्य बहुरूपी पॉलीमॉर्फिक होते हैं, जैसे मधुमक्खी में नर, रानी तथा श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। ठीक है। जैसे बहुत सारे जंतु हैं, जैसे अनेक जंतु में लैंगिक जनन नहीं होता है, और कुछ में एक ही जाति के सदस्य बहुरूपी पॉलीमॉर्फिक होते हैं। पॉलीमॉर्फिक जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं, तो मधुमक्खियाँ में नर होता है, एक रानी मधुमक्खी होती है, और कुछ श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। श्रमिक मधुमक्खियाँ काम करती हैं। श्रमिक मधुमक्खियाँ क्या काम करती हैं? रस को निकाल के बाहर से लाती हैं, नेक्टर को। अंत में जीव जाति निर्धारण में वैज्ञानिक ने संरचना
भौगोलिक वितरण, कार्य की स्वभाव, विकास, जैव रसायनी, आनुवंशिकी आदि कसौटियों पर विचार कर जाति निर्धारण के कुछ सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया जो अग्रलिखित है। देखो, यह अंतराजनन इंटरब्रीडिंग करने वाले जंतुओं की आबादी है। प्रत्येक जाति में नई जाति उत्पन्न करने का सामर्थ्य होता है। प्रत्येक जाति के सदस्यों में एक जीन समूह जीन पूल होता है जिसमें आनुवंशिक जीन्स का स्वतंत्र अभ्युमन फ्री असॉर्टमेंट होता है। प्रत्येक जाति में वातावरण दशाओं के अनुसार अनुकूलन एडेप्टेशन की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। प्रत्येक जाति में अन्य जातियों के साथ जीन विनिमय जीन एक्सचेंज को रोकने की क्षमता पार्थक्य क्रिया विधियों के रूप में होती है। ठीक है, तो ये जो अपने लास्ट में पढ़ाई की है, अंत में जीव निर्धारण में वैज्ञानिक ने संरचना, भौगोलिक वितरण, कार्य की स्वभाव, जैव रसायन, आणविक कसौटी विचार कर कुछ सिद्धांत बनाए, जैसे कि जो इंटरब्रीडिंग कर लें, नई संतान को अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देना, जीन पूल बनाना, आनुवंशिक जीन होना, फ्री असॉर्टमेंट होना, जो जीव जंतु रहते हैं वो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लें, अडेप्ट कर लें, जीन विनिमय कर लें। ये सारी जो चीज़ें बताई हैं तो जीव वैज्ञानिकों ने संरचना के आधार पर, भौगोलिक वितरण के आधार पर, कार्य की स्वभाव के आधार पर ये बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं कि यही सब जाति होती हैं। जाति क्या होती है? जो इंटरब्रीडिंग कर ले, अपने ही जैसे नए बच्चों को जन्म दे, अपने वंश को आगे बढ़ाए, उसमें जीन विनिमय हो, ठीक है, और वो जीन पूल बनाए, ठीक है, जीन एक्सचेंज कर ले, अनुकूलन बनाए कि वो प्रत्येक जाति के वातावरण के अनुसार अनुकूलन इस प्रक्रिया से चलती रहती है। कोई भी जाति है वो जिस वातावरण में रहती है वो उसी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है। ये होता है अनुकूलन, एडेप्टेशन। ठीक है, अब आ गया है जाति के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ स्पीसीज। कंपोनेंट्स देखो, आवासीय तथा पारिस्थितिक दशाओं के कारण विभिन्न जातियों का वितरण कुछ निश्चित क्षेत्रों तक सीमित रह जाता है। इस प्रकार किसी जाति की स्थानीय समष्टि को डीम कहते हैं। ये समष्टियाँ ऐसे स्थानों में वास करती हैं जहाँ उनके जीवन के अनुकूल दशाएं होती हैं। जब से समष्टियाँ एक लंबे समय तक प्रभावशाली रूप से पृथक हो जाती हैं तो वे आनुवंशिक लक्षणों से अलग होकर पृथक विशिष्ट समूह बनाती हैं। उन्हें उपजाति, सब स्पीसीज या प्रजाति देश कहते हैं। यदि उपजाति एक बार पैतृक जाति, पेरेंटल स्पीसीज अथवा उसकी अन्य उपजातियों के साथ मुक्त रूप से प्रजनन करना बंद कर देती है तो वह एक पृथक जाति बन जाती है। अब देखो जाति के घटक हैं, जैसे आवासीय और पारिस्थितिक दशाओं के कारण विभिन्न जातियों का वितरण कुछ निश्चित क्षेत्रों में सीमित रह जाता है। जैसे कोई चीज़ है तो हर एक चीज़ हर जगह नहीं सर्वाइव कर पाती है। क्यों? क्योंकि उनकी आवासीय परिस्थितियाँ होती हैं, पारिस्थितिक दशाएँ होती हैं और वो एक निश्चित क्षेत्र में ही रह जाती हैं। उनको अपन बोलते हैं डीम। ऐसी स्थानीय समष्टि को बोलते हैं डीम। ये समष्टियाँ ऐसे स्थान वास करती हैं जहाँ उनके जीवन की उनकी दशाएँ होती हैं। मान के चलो कोई चीज़ है जो सिर्फ रेगिस्तान में ही पनपती है, या कुछ चीज़ें हैं जैसे मान लो वो ठंड के इलाके में ही पनपती हैं, तो वो एक स्थानीय समष्टि है, उसको डीम कहेंगे। वो ऐसे ही स्थानों पर होगी जहाँ उनके लिए अनुकूल दशाएँ होंगी। जैसे ध्रुवीय भालू, पोलर बियर का नाम सुना होगा, ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू ठंडे क्षेत्रों में रहता है तो ठंडे क्षेत्र में ही रहेगा। उसको गर्मी क्षेत्र में ले आओगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी जाति जो एक स्थानीय समष्टि को मतलब एक निश्चित स्थान में वास करती है, उसको स्थानीय समष्टि बोलते हैं, उसी को अपन डीम बोलते हैं। और ये समष्टियाँ ऐसे स्थान में वास करती हैं जहाँ उनके जीवन के लिए दशाएँ अनुकूल होती हैं। जब से समष्टियाँ एक लंबे समय तक प्रभावशाली रूप से पृथक हो जाती हैं तो वे आनुवंशिक लक्षण अलग होकर, अब मान चलो
कोई चीज़ है कहीं रह रही है। अब उसमें क्या है, धीरे धीरे उनके आनुवंशिक लक्षण से पृथक होकर एक उपजाति बना लेती है। क्या बना लेती है? उपजाति। उसको बोलते हैं सब स्पीसीज या रेस बोलते हैं। अब यह उपजाति एक बार पैतृक जाति पेरेंटियल स्पीसीज या उसकी अन्य उपजाति से मुक्त रूप से प्रजनन करना बंद कर देती है। अब वो जो उपजाति बनी है वो अपनी पैतृक जाति पेरेंटियल स्पीसीज के साथ प्रजनन करना ही बंद कर देती है, वो एक पृथक जाति बन जाती है। ठीक है, तो ये सब होते हैं जाति घटक। डीम होते हैं, स्पीसीज होते हैं, रेस होती है। ठीक है, जातियों के नामकरण। अब जातियों के नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज का नामकरण कैसे है? प्रायः सभी जगह पाए जाने वाले जंतुओं को विभिन्न राष्ट्रों में स्थानीय नाम से जाना जाता है। जैसे साधारण घरेलू चिड़िया को भारत तथा पाकिस्तान में गौरैया। अब जो घरेलू चिड़िया है अपने भारत में और पाकिस्तान में उसको गौरैया नाम जानते हैं। इंग्लैंड में स्पैरो बोलते हैं, जर्मनी में हॉर्सपर्लिंग बोलते हैं, हॉलैंड में मुस बोलते हैं, स्पेन में गोरियोनस बोलते हैं, जापान में सुजून, पुर्तगाली में पैडल कहते हैं। अब एक ही है, गौरैया तो एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, इनके नाम याद कर लेना, कहीं पूछ सकते हैं कोई। इतना याद कर लेना कि गौरैया को क्या क्या बोलते हैं, स्पैरो, हाउस स्पेलिंग, मुस, गोरियंस, सुजून, पैडल, ये सब गौरैया के नाम हैं। इसके अतिरिक्त एक ही नाम को भिन्न भिन्न जंतुओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जैसे अर्थवर्म केंचुआ ये तथा एस्केरिस दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अर्थवर्म है तो अर्थवर्म केंचुआ को भी बोलते हैं, एस्केरिस को भी बोलते हैं। परंतु जब किसी एक विशिष्ट जाति की पहचान कर उसका वर्णन किया जाता है तब वैज्ञानिक उसको एक समूह के लिए उपयुक्त नाम निर्धारित कर देते हैं। अब वैज्ञानिक नाम तो ऐसा नहीं है कि भारत में क्या बोलते हैं, जर्मनी में क्या बोलते हैं, जापान में क्या बोलते हैं, तो वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया है, उस जीव को एक नाम दिया है, उसी नाम को बोलते हैं साइंटिफिक नेम। वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम कहते हैं। इस नाम को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होती है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होती है, जैसे गौरैया तथा स्पैरो को संसार के प्रत्येक भाग में पैसा डोमेस्टिका कहते हैं। अब अपन ने जब से पढ़ा कि जो गौरैया है उसके नाम बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब गौरैया के नाम बहुत ज़्यादा हैं तो क्या करें, कन्फ्यूज हो जाएंगे, वैज्ञानिक लोग उसका परीक्षण नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वैज्ञानिक नाम दे दिया। तो गौरैया का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैसा डोमेस्टिका, जो संसार के सभी कोनों में एक समान है, ये नहीं बदलेगा। चाहे तुम भारत में चले जाओ, पाकिस्तान, इंग्लैंड, जर्मनी में कहीं भी चले जाओ, जापान में चले जाओ। अब जापान में सबके अलग अलग नाम हैं, लेकिन जो साइंटिफिक नेम है वो एक ही है, उसका नाम है पैसा डोमेस्टिका। अब है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति क्या होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। संसार के विभिन्न भागों में एक ही प्राणी को पृथक पृथक नामों से पुकारा जाता है। एक ही प्राणी के पृथक भागों एवं विभिन्न भाषाओं में पृथक पृथक नाम की विषमता को दूर करने के लिए सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जीव जाति के नामकरण की द्विनाम पद्धति बायोनोमियल नोमेनक्लेचर प्रतिपादित की। अब कैरोलस लिनियस ने अपनी जो पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी उसमें द्विनाम पद्धति प्रतिपादित की। उन्होंने लैटिन भाषा तथा लैटिन भाषा के स्वतंत्र स्वरूप शब्दों का प्रयोग किया। उसमें कौन सी भाषा है, लैटिन भाषा। इसमें उन्होंने प्रत्येक जाति को दोहरा नाम दिया। इसमें प्रथम नाम वंश और दूसरा जाति। वंश का नाम सदैव बड़े अक्षर से तथा जाति का नाम सदैव छोटे अक्षर से प्रारंभ किया जाता है। अब वो उदाहरण समझते हैं। जैसे गौरैया को बोलते हैं पैसा डोमेस्टिका, तो पैसा डोमेस्टिका, पैसर हो गया अपना वंश, डोमेस्टिका हो गया जाति। ठीक है, पैसर हो गया वंश, डोमेस्टिका हो गया जाति। वो जैसे मनुष्य में होमोसेपियंस, तो होमो हो गया वंश, सेपियंस हो गया जाति। वो होमो में एच बड़ा आएगा, सेपियंस में एच छोटा आएगा, ये भी नियम है। ठीक है, तो होमोसेपियंस मनुष्य के लिए होमोसेपियंस, पैसा डोमेस्टिका, ये सब द्विनाम पद्धति हैं, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर हैं जो सिस्टेमा नेचुरी
बुक में लिखा हुआ है वो किसने लिखा है? कैरोलस लिनियस ने। अब जैसे पैंथरा लियो, शेर बाघ तेंदुए क्रमशः पैंथरा लियो कहते हैं। पैंथरा लियो बोलते हैं शेर को, वो बाघ को बोलते हैं पैंथरा टाइग्रिस तथा पैंथरा पारडस बोलते हैं तेंदुओं को। नाम उनसे जाना जाता है। इसमें पैंथरा नाम वंश का गोत्रक है। पैंथरा है, सब में पैंथरा लगा हुआ है तो वंश हैं ये, वो वंश सभी के सेम हैं। पैंथरा वंश का नाम है जिसकी, जबकि लियो टाइग्रस पारडस जातिगत नाम, ये स्पीसीज हैं। ठीक है, जैसे लियो हो गया, टाइग्रस हो गया, पारडस हो गया, ये सब क्या हैं? जाति। वो वंश कौन से हैं? पैंथरा। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने। उनकी बुक का नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। इन्होंने अपनी पद्धति में बायोनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति दिया, जिसमें वंश और जाति, वंश का पहला अक्षर बड़ा होता है, जाति का पहला अक्षर छोटा होता है। जैसे गौरैया को पैसर डोमेस्टिका बोलते हैं तो पैसर वंश है, डोमेस्टिका जाति है। होमो सेपियंस मानव का है तो होमो वंश है, सेपियंस जाति है। ठीक है, इसी तरह पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रस, पैंथरा पारडस, तो इसमें पैंथरा क्या है? पैंथरा है वंश, और ये सब लियो, टाइग्रस, पारडस, ये सब क्या है? जाति। ठीक है, ये हो गया द्विनाम पद्धति। अब आ गया है त्रिनाम पद्धति, ट्रिनोमियल नोमेनक्लेचर। त्रिनाम पद्धति, तीन नाम, साफ दिख रहा है, तीन वाले। कुछ जातियों की विभिन्न आबादियों के विभिन्न वातावरण रहने के कारण कुछ असामान्यताएं विकसित हो जाती हैं। कभी कभी किसी जाति की उपजातियों को निर्धारित करना भी आवश्यक हो जाता है। ठीक है, जैसे कुछ अभी अपन ने पढ़ा था कि कुछ जाति हैं वो धीरे धीरे अपने आप को सब स्पीशीज में बदल लेती हैं, तो उन जो उपजातियां हैं उनका भी अपन को अध्ययन करना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में उनको उपजाति सब स्पीशीज मान लेते हैं तो उसका एक उपजातीय नाम निर्धारित करना भी आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में उनको उपजाति मान लेते हैं और उसका एक उपजातीय नाम निर्धारित कर वैज्ञानिक नाम से जोड़ देते हैं। इसी को त्रिनाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई जाति है, वो जाति किसी वातावरण में रहते रहते अपने आप को उपजाति में बदल लेती है, तो जो उपजाति है वो जिस जाति से जुड़ी हुई है तो उसी के नाम में वैज्ञानिक ने नाम साथ में ऐड कर देते हैं। इसी को अपन त्रिनाम पद्धति कहते हैं। जैसे कौवे, क्रो का वैज्ञानिक नाम कॉर्वस स्प्लेंडेंस है। कौवे का वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉर्वस स्प्लेंडेंस है। यह जाति भारत, श्रीलंका तथा बर्मा में पाई जाती है। ठीक है, तो कौवा, जो कौवा होता है, क्रो काँव काँव कहता है, उसका वैज्ञानिक नाम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस। अब यह जाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है भारत, श्रीलंका तथा बर्मा। भारत, श्रीलंका, बर्मा में पाई जाती है। अतः इनमें भौगोलिक परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कुछ असामान्यताएं उत्पन्न हो गई। अब अलग अलग जगह रहती है तो भारत, श्रीलंका और बर्मा, इनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ भी अलग अलग हैं, तो इनमें एक उपजाति बन गई। ठीक है, कुछ असमानताएं आ गई और एक उपजाति बन गई, जिससे कौ की तीन उपजातियाँ बन गई हैं। तीन उपजातियाँ बन गई, कौन सी? कॉर्वस स्प्लेंडेंस, कॉर्वस स्प्लेंडेंस। भारतीय कौवे को बोलते हैं कॉर्वस स्प्लेंडेंस। बर्मा, जो बर्मी कौवा है, उसको बोलते हैं कॉर्वस स्प्लेंडेंस आइसोलेंस। ठीक है, तो बर्मा वाले को बोलते हैं जो बर्मा में है उसको बोलते हैं कॉर्वस स्प्लेंडेंस आइसोलेंस तथा श्रीलंका वाले कौवे को बोलते हैं कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटिगेट्स कहते हैं। कभी कभी जंतु के नाम पर जाति के खोज करता नाम भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति में जाति, वंश, जाति होते हैं। त्रिनाम पद्धति में उनकी जो उपजाति है वो भी जोड़ दी जाती है। ठीक है, अब वो उपजाति क्यों बन गई? क्योंकि वो जैसे कौवा है तो कौवा भारत में रहता है, श्रीलंका में रहता है, बर्मा में भी रहता है, तो इनकी परिस्थितियाँ, भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। इसी कारण उसने अपने आप को वहाँ की परिस्थितियों से ढाल लिया है, तो उसकी एक अलग उपजाति बन गई है। ठीक है, तो कॉर्वस स्प्लेंडेंस अपने भारत में है
और बर्मा में है कॉर्वस स्प्लेंडेंस आइसोलेंस और श्रीलंका में कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटीगेम्स। और कभी कभी इनका जो खोज कहता है उसका भी नाम जोड़ देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं प्राणी नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। प्राणी नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। अब अपन प्राणी को नाम देंगे तो उसके लिए कुछ इंटरनेशनल कोड होना चाहिए कि नहीं। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर कि वो सभी जगह मान्य हो, नहीं तो फिर भारत में कुछ अलग बोल रहे हैं, श्रीलंका में कुछ अलग बोल रहे हैं। ठीक है। वर्तमान में जीव वैज्ञानिक एनिमल साइंस के वैज्ञानिक ढंग से नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संहिता इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजी के अंतर्गत जंतु जातियों के नामकरण के लिए एक संहिता निर्धारित की गई। 1901 में नाम पद्धति का अंतर्राष्ट्रीय संहिता कोड नए संशोधन के साथ प्रकाशित किएगा। इसकी अब जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, प्राणी नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता है, प्राणी को नाम देने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संहिता बनाई गई है उसमें जो विशेषताएं हैं वो पढ़ते हैं क्या है। देखो, पहली विशेषता, किसी भी प्राणी या पादप का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा, अब इंटरनेशनल कोड है तो किसी भी पादप या प्राणी का नाम जो है वो लैटिन भाषा से होना चाहिए। जाति का नाम द्विपाद बायोनेमियल तथा उपजाति के नाम त्रिपाद होता है। जाति जैसे अभी बायोनेमियल पढ़ा अपन ने, ट्राइनोमियल पढ़ा। वंश का नाम केवल एक शब्द होना चाहिए तथा उसका प्रारंभ अक्षर बड़े अक्षर में होना चाहिए। तो जाति स्पीशीज के नाम का पहला अक्षर छोटा है, जैसे अभी होमोसेपियंस पढ़ा अपन ने, होमोसेपियंस, होमो क्या है, वंश है, सेपियंस जाति है। तो होमो में जो एच अक्षर है वो बड़ा होता है, होमो सेपियंस। तो होमो में एच बड़ा है, एस छोटा है। होमो वंश है, जे सेपियंस जाति है। बायोनोमियल में होना चाहिए, ट्राइनोमियल में होना चाहिए। ठीक है। प्राणी पादप का नाम लैटिन भाषा में होना चाहिए। ये सब तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय कोड हैं। किसी भी प्राणी या पादप का नाम यदि आपको रखना है, नामकरण करना है, तो इंटरनेशनल कोड बनाए गए हैं, इसके अनुसार बनाना पड़ेगा। जाति का नाम सदैव उसकी विशेषता को वैसे कहता है, जाति है उसकी विशेषता को बताएगा वो। उपजाति का नाम सदैव जाति के नाम के पश्चात आता है, अभी जैसे मैंने कौआ का पढ़ा। ठीक है। उपजाति का नाम पहले वंश का नाम आएगा, फिर जाति का आएगा, फिर उपजाति का आएगा। प्राणी एवं पादप के वंश का नाम एक ही हो सकता है, किंतु ऐसा कम से कम होना चाहिए। प्राणी में पादप है उसके वंश का नाम एक ही हो, लेकिन कम से कम हो। सन 1758 ईस्वी के पूर्व के नामों को अब मान्यता प्राप्त नहीं है। 1758 में जो नाम पहले चलते होंगे उनको अब उन्होंने ख़त्म कर दिया, वो नहीं मानेंगे। सन 1758 ईस्वी के नामों को उसी अवस्था में स्वीकार किया जा सकता है जबकि यह अंतर्राष्ट्रीय संहिता का पालन करते हैं। अब अगर वो इंटरनेशनल कोड के अनुसार हैं तो ठीक है, नहीं तो वो अब स्वीकार नहीं है। उस खोज कहता लेखक का नाम जो वर्णन करते समय जाति के नाम को सर्वप्रथम प्रकाश करता है, जाति के पश्चात लिखा जाना चाहिए। अब जाति के पश्चात उस खोजकर्ता का नाम भी लिख सकते हैं जो खोज कर रहा है। एक कुल के सभी वंशों में से किसी एक के नाम में IDAE शब्द को जोड़कर कुल फैमिली का नाम बनाया जाता है एवं उसी वंशीय नाम में INAE शब्द जोड़कर उपकुल सब फैमिली बनते हैं। अब जैसे है वंश है, वंश में अपन ने IDAE शब्द को जोड़ दिया तो फैमिली बन जाता है, और उसी वंशीय नाम में INAE जोड़कर उसकी सब फैमिली बनाया जाता है। ये सब इंटरनेशनल कोड हैं प्राणी नामकरण के लिए, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए। यदि आपको किसी प्राणी का नाम देना है कि हम इसको प्राणी का नाम क्या दें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो मान्यता प्राप्त हो, तो उसके लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं। ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संहिता नामकरण के लिए, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजी। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजी नोमेनक्लेचर में अपन नाम बनाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। ये सब
अपनी प्रगति जांचिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। द्विनामपत्ति के प्रेषक कौन हैं, ये आपको आंसर देना है। ठीक है, द्विनामपत्ति के प्रेषक कौन है, कौन हो सकते हैं, वैसे पता होगा, अभी पढ़ चुके हैं। द्विनामपत्ति के जंतु किस समूह के लिए होते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान सर इसके अंदर जंतु वर्गीकरण की किया जाता है, क्या कहलाती है। आधुनिक वर्ग के जनक कौन है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाना, क्योंकि ये सब अपने पढ़ चुके हैं ऊपर। इनके आंसर भी दिए गए हैं, लेकिन पहले आप लोग इनके आंसर अपने मन से लगाना और ये लिखना कमेंट बॉक्स में, हम चेक करेंगे किसके सही हैं। सारांश में पढ़ते हैं, समरी क्या है। देखो, अरस्तु से पूर्व मनुष्य ने जंतुओं का वर्गीकरण अपनी आवश्यकता किया, जैसे खाने योग्य तथा ना खाने योग्य, घातक अघातक, लाभकारी हानिकारक, उड़ने वाले ना उड़ने वाले। परंतु अरस्तु ने जो एक प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक थे, अरस्तु कौन थे, ग्रीक दार्शनिक थे, सर्वप्रथम ज्ञात जंतुओं को मौलिक तथा प्राकृतिक समानताओं विषमताओं के आधार पर दो प्रमुख भागों में बांटा, इसलिए इनको जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। सबसे पहले अरस्तु ने जंतुओं को उनकी मौलिक और प्राकृतिक समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर दो प्रमुख भागों में बांट दिया, इसीलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। किसको बोलते हैं फादर जूलॉजी, अरिस्टो को अपन फादर जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने किस में बांटा, एक है एनेइमा और एनेइमा। मतलब एनेइमा में इनमें लाल लुधे विहीन प्राणी आते हैं, जैसे स्पंज, निडीरिया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, काइनोइडा आदि आकस्क, जिसमें लाल रक्त नहीं होता है, वो एनेइमा में आते हैं, एनेइमा। और दूसरा है इनेइमा, इनके नाम थोड़ा अजीब है, देख लेना। इनमें लाल हृदय वाले प्राणी रखा गया। अब जिनका लाल हृदय है वो एनेइमा में है, और जिनका लाल हृदय नहीं है वो एनेइमा में है। ठीक है, अब जिनका लाल हृदय है इनको भी दो में, जरायुज और अंडेयुज। अब जरायुज कौन होते हैं, जरायुज वे प्राणी होते हैं जिन्होंने जो बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य हैं, मानव सीधे बच्चे को जन्म देते, पशु भी बच्चे को जन्म देते हैं, जो जरायुज होते हैं। अंडेज वो होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे मुर्गी अंडा देती है, हाँ, तो अंडे देने वाले प्राणी अंडेज में आते हैं, जैसे मेढक, सरप, पक्षी, मोनिट्रीम। ठीक है, तो ये सब तो याद कर लेना कि जो अरस्तु हैं इनको फादर जूलॉजी बोलते हैं। इन्होंने दो वर्गीकरण किया है, एक एनेइमा। तो जो लाल विहीन प्राणी जिनमें लालक नहीं पाया जाता है, जैसे स्पंज, निडीरिया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, काइनोइडा, जिसमें लाल पाया जाता है, उनको भी दो प्राणियों में बांटा है। जरायुज, अंडे। जरायुज जो वो होते हैं जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, अंडेज वो होते हैं जो अंडा देते हैं, सीधा सिंपल सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरिस्टोटेल ने लगभग 2000 वर्ष बाद, अरिस्टोटेल के लगभग 2000 वर्ष बाद वैज्ञानिक जॉन रे ने 17वीं शताब्दी में सर्वप्रथम जंतु जाति की परिभाषा देकर जंतुओं को प्राकृतिक संरचनात्मक संबंधों के आधार पर वर्गीकृत किया। अब 2000 वर्ष के बाद एक वैज्ञानिक आए, जॉन रे, 17वीं शताब्दी में। ठीक है, तो इन्होंने जंतु जाति की परिभाषा दी और जंतुओं को प्राकृतिक संरचनात्मक संबंधों की, जो जंतु हैं उनकी प्रकृति के साथ क्या संबंध है, कैसी संरचनात्मक संबंध है, के आधार पर वर्गीकरण किया। इसके बाद कैरोलस लिनियस आए। इन्होंने 1758 में अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ नेचर में ज्ञात जंतुओं का वर्गीकरण किया, द्विनामपत्ति प्रतिपादित की, इसलिए इनको वर्गीकरण जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। देखो, फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टो, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस की बुक सिस्टेमा नेचुरी कब दी, 1758। ठीक है, प्राकृतिक संरचना के आधार पर किसने बताया, जॉन रे ने। कब बताया, 17वीं शताब्दी में। ठीक है, तो अनेक वैज्ञानिकों ने भी वर्गीकरण पर अपने विचार व्यक्त किए। इन वैज्ञानिकों में मुख्य रूप से क्यूनियर, लेमार्क, ल्यूकार्ट, एगासिज, ये भी बहुत वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दिए। अब मुख्य शब्दावली पे आते हैं।
वर्गीकी क्या होता है, जाति क्या होता है, वंश क्या होता है, ठीक है। ये सब जैसे वर्गीकी क्या होता है, जाति क्या होती है, वंश क्या होता है, प्राकृतिक वर्गीकरण क्या होता है, कृत्रिम वर्गीकरण, वर्गीकी क्या होता है, पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का वर्गीकरण व वर्गीकरण के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है वो वर्गीकी कहते हैं। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है और वर्गीकरण के सिद्धांतों को पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकरण कहते हैं। जाति क्या होता है, एक समाज जनकों द्वारा उत्पन्न जीव मिलकर जाति का निर्माण कहते हैं। यह वर्गीकरण सबसे छोटी इकाई होती है जाति। अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देना जाति कहलाती है, सिंपल सी बात है। वंश क्या होता है, ऐसी जंतु जातियों का समूह होता है जिनमें पूर्वजीय संबंध, आकार की एवं कार्मिकी लक्षणों में समानता होती है, वो वंश होते हैं। प्राकृतिक वर्गीकरण जीव विज्ञान सिद्धांत पर आधारित वर्गीकरण कहते हैं जंतुओं के बाह्य लक्षण, रंग, रूप, आवास आदि पर देखो, यदि रंग, रूप, आकार, आवास के आधार वर्गीकरण तो कहते हैं प्राकृतिक है। जीव विकास, जीव का विकास कैसे हुआ है, इसका क्या सिद्धांत है, इसके आधार वर्गीकरण प्राकृतिक, जो प्रकृति के अनुसार है, प्राकृतिक वर्गीकरण। एक कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं हम, तो इनको आप अच्छे से पढ़ना, समझना और इसी में से क्वेश्चन लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है। जैसे जाति की परिभाषा एक उदाहरण, वर्गीकरण का क्या महत्व है, वर्गीकरण की प्राथमिक इकाई क्या है, जाति संकल्पना, द्विनामपत्ति, लीनियर, साधारण वर्गीकरण, वर्गीकरण से क्या तात्पर्य, इसका क्षेत्र, दिश, वर्णन, ये सब कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। जाति किसे आप क्या समझते हैं जी, ये सारे क्वेश्चन इसी में मिल जाएंगे। तो आप लोगों को अब करना क्या है, आप लोगों को ये पूरा वीडियो पहले पूरी देखना है अच्छे से। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ये मूल्यांकन वगैरह दिया है, इनके क्वेश्चंस अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। और यदि आप MCBU छतरपुर की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो ये नोट्स आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाले हैं। इन्हीं नोट्स से आएगा आपका जो लास्ट में जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट ईयर का, तो इसी से क्वेश्चन बनेंगे। और ये जो क्लास हमने दी है आपको, ये PDF फॉर्म में इसलिए दी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और इसको अच्छे से समझ के पढ़ना तो आपको अच्छे समझ में आएगा और इसी से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना। मेरे चैनल का नाम है PK डिजिटल क्लासेस। इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करो। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसी तरह मैं आपको बॉटनी का, जूलॉजी का और जो भी फाउंडेशन कोर्स हैं उनके भी आपको वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। इससे आपके फर्स्ट ईयर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।